Hi there, I am Brijesh and I welcome you to another video of my YouTube channel Ace English. Learn English with Brijesh. दोस्तों आज का वीडियो क्लास 6 से 12th में पढ़ रहे सारे बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने इंग्लिश एग्ज़ाम का ओवरऑल रिज़ल्ट काफ़ी इम्प्रूव भी कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तरह से बोनस मार्क्स की तरह ही है, क्योंकि उसमें सारे आंसर आपके सामने ही लिखे हुए होते हैं। ज़रूरत है बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की और सही आंसर्स को सही तरीके से लिखने की। पर इंग्लिश का एग्ज़ाम फेस करने वाले अधिकतर लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो आज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ा हुआ आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए। दोस्तों इस सेशन में CBSE ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को थोड़ा सा आसान भी बना दिया है, जिसके बारे में मैं वीडियो के बीच में आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सैम्पल क्वेश्चन आपके साथ अटेम्प्ट भी करूंगा, जिससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ा हुआ हर डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आखिर कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है और कैसे इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं और आप अपने ओवरऑल रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं, ताकि वो लोग जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और वो लोग जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, उनको आखिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ता है। आज इन सब के बारे में मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूँगा आपके साथ, ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मीनिंग की, तो रीडिंग का मीनिंग तो हम सबको पता है। रीडिंग मीन्स पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट, मतलब आपको इंग्लिश टेक्स्ट की रीडिंग की कितनी समझ है, इंग्लिश टेक्स्ट को समझने की आपके अंदर कितनी स्किल है, इस बात का असेसमेंट, इस चीज़ का टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में लिया जाता है। और इस वीडियो में आज मैं आपकी इसी स्किल को 100% तक इम्प्रूव करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप बस देखते जाइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग समझने के बाद अगला जो क्वेश्चन है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आखिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनसीन पैसेजेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब हमें इस सेक्शन में कुछ पैसेजेस दिए जाते हैं और फिर उन पैसेजेस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें देना पड़ते हैं। क्लास 6 से 12th में पढ़ रहे बच्चों के लिए जिस गुड न्यूज़ की मैं बात कर रहा था कि CBSE ने जो थोड़ा सा चेंज किया है इस सेशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में, वो ये है कि इस बार दोनों पैसेजेस 10-10 मार्क्स के होंगे और दोनों ही पैसेजेस में सिर्फ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस ही होंगे। अब बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आखिर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और अगर आप एग्ज़ाम में इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 100% मार्क्स तक गेन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो अनसीन पैसेजेस आते हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखे। यहीं पर आकर सारे एग्जामिनी जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अनसीन पैसेजेस अनसीन नहीं है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने हर पैसेज पहले भी देखा हुआ है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, अनसीन पैसेज तो अनसीन होते हैं, उन्हें पहले कैसे देखा जा सकता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आपने हर अनसीन पैसेज देखा है। जी हाँ, आपने हर अनसीन पैसेज पहले भी कई बार देखा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है वो एज अ होल देखें तो वो पैसेज या वो पैराग्राफ हमें अनसीन लग सकता है, पर आप इस बात को नोटिस क्यों नहीं करते कि अनसीन पैसेजेस आखिर बने तो वर्ड्स से ही हैं, शब्दों से ही बने हैं।
तो अनसीन पैसेजेस में जो भी शब्द आए हैं उन शब्दों को तो आपने कई बार देखा है, और उनमें से आधे से ज़्यादा शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होती हैं। अल्टीमेटली हमको पढ़ना क्या है, हमको शब्द पढ़ना है, हमें शब्द समझने हैं और हमें शब्दों को ही आंसर में लिखना है। तो अल्टीमेटली हमें शब्दों के साथ ही तो खेलना है। तो पैसेज अनसीन हो सकता है, पर जो शब्द उस पैसेज में है वो तो अनसीन नहीं है। तो आज के बाद आप ये मानना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अनसीन पैसेज अनसीन होते हैं। आज से आप ये मानना शुरू कर दीजिए कि वो अनसीन पैसेज नहीं है, वो सीन वर्ड्स हैं, मतलब देखे हुए शब्द हैं, क्योंकि उन शब्दों को तो आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी अनसीन पैसेज में जितने भी शब्द होते हैं उसमें 70 to 90% शब्दों को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, और कई शब्दों की मीनिंग तो हमें पहले से ही पता होती है। अगली टिप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देने वाला हूं वो ये है। तो सबसे पहले तो आप अनसीन पैसेज जो भी है उसे आप एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, मीनिंग समझने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। बस हमको उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलना है जिनकी मीनिंग हमें, एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता, और हमें एक आइडिया पकड़ना है कि ये पैसेज इस थीम पर बना हुआ है या इस पैसेज में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगली टिप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है, शुरू के क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप पैसेज के ऊपरी हिस्से में ढूंढिए, बीच के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं तो पैसेज के बीच वाले हिस्से में ढूंढिए, और लास्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं तो पैसेज के आखिरी हिस्से में आ जाइए। तो आपके लिए आंसर्स ढूंढना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगली टिप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की है कि आप क्वेश्चन में लिखे हुए वर्ड्स को पैसेज में ढूंढने की कोशिश करिए कि आखिर सिमिलर वर्ड्स कहाँ पर लिखे हुए हैं, और फिर उन्हीं सिमिलर वर्ड्स के बेसिस पर आप अपने आंसर्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ट्रिकी हो जाइए और थोड़ा सा ये सोचिए कि उस पैसेज में 60 to 70 या 80% वर्ड्स की मीनिंग तो आपको मालूम है, इतना तो हम सबको पता है। अब जो क्वेश्चन आया है उसमें दो कंडीशंस बन सकती हैं कि या तो क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हीं शब्दों में होंगे जिनकी मीनिंग आपको पता है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर अगर क्वेश्चन के आंसर्स उन शब्दों में हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो फिर आपको क्वेश्चन के वर्ड्स और पैसेज के वर्ड्स को मैच करके देखना है कि सिमिलर वर्ड्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, और वहाँ से आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आप वो वर्ड जिस सेंटेंस में यूज़ हुआ है उस सेंटेंस को और उस सेंटेंस के आगे और पीछे वाले एक दो सेंटेंसेस को आप पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वर्ड का एप्लीकेशन क्या है, वो वर्ड वहाँ पर किस तरह से यूज़ किया गया है, और आप इस तरह से भी अपना आंसर बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सैम्पल क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। तो जो भी आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट जो बचा रह जाएगा वो इस वीडियो के लास्ट तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी आखिर आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी टिप है और जो सबसे पहली टिप है वो है कि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना। आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि एक भी वर्ड आपकी नज़रों से नहीं बचना चाहिए जिसकी मीनिंग आपको ना मालूम हो। और क्या पता कि आपने कोई नया शब्द सीखा और आपके अगले एग्ज़ाम में वही शब्द आपको अनसीन पैसेज में मिल जाए। और ग्रामर के लिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ग्रामर की स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो तीसरी टिप है मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी के लिए वो ये है कि आप अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, नावल पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए मेरी सलाह है कि आप जो इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं आप उनको डेली बेसिस पे पढ़िए। रीडिंग करने से आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, रीडिंग करने से आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, और रीडिंग करने से आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होगी। और अब चलिए हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं।
तो दोस्तों ये रहा पैसेज। चलिए अब हम इसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए पहले आप उस पैसेज को ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, पर इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो अब मैं सीधे टिप नंबर 2 पे आता हूँ कि पूरे पैसेज को एक बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करिए। आपको पैसेज समझने की या बहुत ज़्यादा हर चीज़ की एग्जैक्ट मीनिंग निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपके सामने सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट नेचुरल एबिलिटी हैज़ गॉड गिवन अस। इसका मतलब है कि भगवान ने हमें कौन सी नेचुरल एबिलिटी दी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको पैसेज के ऊपरी हिस्से में ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली बिसाइड्स द गॉड गिवन नेचुरल एबिलिटी टू थिंक, देखिए यहीं पर हमको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भगवान ने हमें कौन सी नेचुरल एबिलिटी दी है, नेचुरल एबिलिटी टू थिंक। अगला क्वेश्चन है व्हाट मे वी थिंक विदाउट रेलेवेंट नॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें रेलेवेंट नॉलेज नहीं है तो हम क्या सोच सकते हैं। मैं फर्स्ट आंसर के बाद से इस पैसेज को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और जहाँ भी वो आंसर हमें समझ में आएगा वहाँ पे मैं स्टॉप हो जाऊँगा। 2 more things are necessary in order to think effectively. These are knowledge and organization. The reason you can't think clearly about certain problems is that you do not have enough relevant knowledge or experience pertaining to them. If you have no knowledge of a subject, you have no starting point for your thoughts and you will think from a wrong premise and of course think incorrectly. तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका आंसर मिल गया कि without relevant knowledge we may think incorrectly. अगला क्वेश्चन, besides the God-given ability to think, what else is needed to think effectively? भगवान ने जो हमें नेचुरल एबिलिटी दी है सोचने की, उसके अलावा और कौन सी चीज़ की ज़रूरत है इफ़ेक्टिवली सोचने के लिए। तो अभी आप याद करिए कि जब मैं पढ़ रहा था तो ये वर्ड इफ़ेक्टिवली वाला वर्ड हमने कहीं ना कहीं देखा था। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। फर्स्ट लाइन से फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली बिसाइड्स द गॉड गिवन नेचुरल एबिलिटी टू थिंक, 2 more things are necessary in order to think effectively. ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया, 2 more things आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू थिंक इफेक्टिवली। मैंने कहा था ना दोस्तों कि क्वेश्चन के वर्ड्स को आप ढूंढिए कि पैसेज में कहाँ लिखे हैं। मोस्टली क्वेश्चन के वर्ड्स जहाँ पर भी आपको पैसेज में मिल जाते हैं, आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाता है। नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नीडेड टू थिंक इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन वी डू अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग। सोचने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो जितना पैसेज अभी तक हमने पढ़ा, कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सिंस थॉट इज़ द गो साइन फॉर एक्शन, it seems likely that you will act incorrectly and do the wrong thing. The next thing to worry about is how to go about obtaining this relevant knowledge. This is the answer of this question. So apart from thinking, we can go about obtaining this relevant knowledge. The next question is how can we acquire relevant knowledge. मतलब हम relevant knowledge कैसे acquire कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पैसेज को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। You must take the time to go out and search for it. If it pertains to some particular problem one must solve. Also, your relevant knowledge can only be acquired through experience from society in general and from listening to others and from reading. So this is the answer to this question. We can acquire relevant knowledge through experience from society in general, from listening to others and from reading. Now move on to the next question. When should we do concentration exercises? The 4th line of the 2nd paragraph. Further, you don't have to do concentration exercises before you can crystallize your thinking. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है। देखिए क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, हो सकता है कि आंसर्स में भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू डू कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज बिफोर यू कैन क्रिस्टलाइज योर थिंकिंग। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि क्रिस्टलाइज थिंकिंग के पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए?
अपनी थिंकिंग को क्रिस्टलाइज करने के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? वी शुड डू कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइजेज आफ्टर crystallizing our thinking. Next question, why should we try writing our thoughts? अब चूंकि ये लास्ट क्वेश्चंस भी हैं तो हमें इसके मोस्ट प्रोबेबली इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पैसेज के लास्ट हिस्से में ही मिलेंगे। There is a way out and that is writing while thinking. This sounds like a simple idea but don't sell it short. The next time you are trying to reach out for some sort of solution or round out an idea and create or invent and you haven't got very far just thinking about it, try writing your thoughts. To reach out for some sort of solution or round out an idea and create or invent. Next question is, why synonym for focus is पैरा 2, मतलब पैराग्राफ 2 में हमको फोकस का सिनोनिम ढूंढ के निकालना है। तो ये अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन। सो व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर वर्ड फोकस? इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखा दोस्तों कि अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कितना आसान है। बस ज़रूरत है थोड़ा सा ट्रिकी होने की और थोड़ा सा इंटेलिजेंस इम्प्रूव करने की, और डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पैसेजेस सॉल्व करेंगे तो इन टिप्स को आप ध्यान रखिए। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। Thank you.